विरोधी काम में लगा है यूनिसेफ। एनसीपीसीआर के पूर्व अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का खुलासा। लेकिन आपने यूनिसेफ का भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। यूनिसेफ के जो कर्मचारी हैं वो कुछ ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व हुए जो भारत विरोधी थी, या फिर पीओके को वो लोग क्या आजाद कश्मीर कहते हैं? मैंने कहीं पर पढ़ा था, क्या ये आपकी दोनों बातें एकदम ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वो लोग आजाद कश्मीर डिक्लेयर कर चुके हैं अपने डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। हमने जब उनको नोटिस किया बकायदा, तब उन्होंने वेबसाइट से रिपोर्ट हटाई। तो देश की संप्रभुता के लिए यूनिसेफ जैसी संस्थाएं खतरा हैं। जब सीए के खिलाफ शाहीन बाग में वो जो तमाशा हो रहा था, उसमें यूनिसेफ में काम करने वाली महिलाएं भी जाके बैठ के नारे लगा रही थी कि मोदी जी हमारी आज़ादी छीन रहे हैं। अरे तुम यूनिसेफ में काम कर रहे हो, बिना टैक्स का पैसा पा रहे हो। यूएन के एम्प्लॉयज की कमाई पर टैक्स नहीं है, भारत सरकार ने एग्जम्प्ट कर रखा है। बिना टैक्स की तनख्वाह, लाखों रुपए की तनख्वाह। और जिसको मैं बोल नहीं रहा आपके चैनल पे कौन कौन सी गैंग कहा जाता है, वो सारी गैंग में शामिल लोग वहां बैठ के कि हमारी नागरिकता दो। अरे तुम्हें नागरिकता की कौन बात कर रहा है? तुम्हें कौन छीन रहा है नागरिकता? तो ये तमाम तरीके के आंदोलनजीवी लोग जो हैं वो यूनिसेफ में अड्डा जमा के बैठे हुए हैं। और आज भी यूनिसेफ देश विरोधी कामों में लगा हुआ है। हमने सरकार को कई रिकमेंडेशंस की और कई चीज़ें सुधरी भी हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जब तक ये यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं सुधर ना जाएं, तब तक इनके साथ कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपका जब इंटरव्यू करना था तो उससे पहले मैंने आपका पूरा ट्विटर, जिसे हम अब एक्स कहने लगे हैं, वो पूरा मैंने खंगाला। तो मुझे उसमें जो ओवरऑल एक चीज मिली वो ये कि आप सनातन को लेकर अक्सर बातें करते हैं, और ठीक है, आपका धर्म है, हमारा धर्म है, हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन जब एक शख्स एक पद पर हो जाता है तो फिर उसको टारगेट भी किया जाता है। तो आपको सनातनी तो लोग कहते होंगे, लेकिन सेक्युलर वाला तमगा तो हट गया होगा आपके नाम के आगे से। देखिए, गांधी जी से जब किसी पत्रकार ने पूछा कि आप अपने बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, तो गांधी जी ने कहा कि अगर मैं उसे कुछ सिखा सका तो ये सिखाऊंगा कि अपने धर्म की रक्षा कैसे करनी। मैं गांधी का अनुयायी होने के नाते हिंदू धर्म में मानता हूं। मेरा देश बदल गया है। मेरे देश में अगर मैं ये कहता हूं कि मैं हिंदू हूं तो कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मैं उस परिस्थिति से निकल के आया हूं। मैं आपको सच बताता हूं, एकदम सच। एनसीपीसीआर में जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए इंटरव्यू होता है। जैसे स्टेट की किसी सर्विस में जाने इंटरव्यू हो। और मेरा जो व्यापार है वो भी ऐसा था कि मुझे कई सारे प्रोफेसर से, कई बार मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट का काम है तो उसमें ज़रूरत पड़ती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि लोग कहते थे, मुझसे कहा, मेरे शुभचिंतकों ने कहा कि यार तुम ये कलावा वलावा पहन के जो है बैठोगे तो इमेज खराब हो जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनकी मीटिंग्स में हम पूरे आस्तीन की कमीज़ पहन के जाते थे, अपने कलावा कड़ा और धार्मिक निशानियों को छुपा करके। तिलक कभी नहीं लगाते थे जब अर्जुन सिंह और कपिल सिब्बल जैसे लोग वहाँ बैठे होते थे। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि हिंदू आइडेंटिटी के साथ सरकार में काम करना, सरकार के साथ काम करना भारत में संभव नहीं था। यूपीए शासनकाल। यस, मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता रहा हूँ। और वो असर खत्म नहीं हुआ था। मेरा इंटरव्यू था तो मेरे किसी मित्र ने आके मुझसे कहा कि यार तुम वो पूरी वहाँ की कमीज पहन के जाना इंटरव्यू में, ये कलावा कड़ा नहीं दिखना चाहिए। तो उनको बताया कि अब दौर बदल गया है। अब जो है ये मोदी जी का दौर है और इसमें सभी को अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं को प्रकट करने की, धार्मिक मान्यताओं को मानने की, धार्मिक परंपराओं के अनुसार काम करने की आज़ादी है। अब इस देश में हिंदू होने पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। तो बी ए प्राउड हिंदू।
ट्विटर से फिर मैं अपना अगला सवाल जनरेट करूंगी, वो ये कि नरेंद्र मोदी के साथ आपकी तस्वीरें हैं और मुझे लगता है कई बार आपकी मुलाकात हुई होगी निश्चित तौर पर, और जिस वक्त ये इंटरव्यू मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तो उसी दिन आपने अमित शाह के साथ उनको बर्थडे विश करते हुए भी फोटो डाली है। मैं बेसिकली नरेंद्र मोदी के लिए पूछना चाहूंगी, जब आप उनसे मिले, आपकी जो भी बातचीत हुई उसमें क्या कभी उनकी तरफ से बच्चों के संरक्षण को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर बातचीत हुई, और उनका ऑरा कैसा है जब किसी कोई शख्स जाता है नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए? मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज किए हैं जो बताते हैं कि भले वो प्रधानमंत्री हैं लेकिन वो सामने वाले के बारे में ऐसे रीड कर लेते हैं कि मतलब बस जैसे आप और वही बैठे हैं। क्या शख्सियत है उनकी, और बच्चों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर कभी आपकी बात हुई उनसे? मेरी उनसे बच्चों के अधिकारों के अलावा किसी विषय पे कोई बात ही नहीं हुई कभी। भाई मेरे को जो काम दिया है वो उसी पे बात करेंगे। अब आप सोचो, भारत में बच्चे सुसाइड कर रहे थे, कोटा की खबरें थी, 2016-17 में कोटा में 55 बच्चों ने सुसाइड किया है, खबरें हिला देती थी। एक बच्चे का एग्जाम के डर से अपने जीवन को खत्म कर लेने का निर्णय पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर दाग है, प्रश्न चिन्ह। देश भर के, दुनिया भर के साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञानी, समाज विज्ञानी कहते थे कि बच्चे साइलोज में चले गए, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, उनके मन में ग्रंथि बन रही, सुसाइड कर ले रहे। कारण सबको पता था, निवारण पे कोई बात नहीं करता था। निवारण पे एक स्टिग्मा था कि बच्चों से बात कौन करे। दुनिया के उस नेता का नाम बताइए जिन्होंने अपने सबसे व्यस्त कामों में से समय निकाल के बच्चों की परीक्षा पर उनसे बात करना शुरू किया। नरेंद्र मोदी। तो जो बच्चों की समझ, वो बच्चे जो वोटर नहीं हैं, जिनका उनसे कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं है, पर एक लीडर जिसको ये पता है कि मैं देश के भविष्य में अगर अपना समय इन्वेस्ट करूंगा तो उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने उन बच्चों को आत्मिक संबल देने का काम किया जो परीक्षा में जा रहे हैं। उनको बोला कि तुम वॉरियर नहीं, वॉरियर हो तुम, वॉरियर मत बनो। आप सोचो जरा, उन्होंने एक किताब लिख दी एग्जाम वॉरियर बच्चों के लिए। बताइए किस प्रधानमंत्री ने लिखी? इसके पहले तो पिता के खत पुत्री के नाम, मतलब इसके पहले के प्रधानमंत्रियों ने जो किया वो खुद के महिमा मंडन के लिए किताबें लिखवाई और लिखी। प्रधानमंत्री जी के मन में एक पल को भी ऐसा कोई विषय नहीं था, नहीं रहा होगा कि इस किताब लिखने से मुझे क्या लाभ। वो किताब लिखने से उनको केवल देश के भविष्य की चिंता थी कि उनके बीच में एक संदेश जा सके, सरल भाषा में जा सके। और वो मंत्रास जो उन्होंने दिए हैं बच्चों को, मैं उनको अमल करता हूँ। मुझे रियली प्रधानमंत्री जी के जो परीक्षा पे चर्चा वाले एग्जाम वॉरियर के मंत्र हैं, उनसे अपने जीवन में फ़ायदा हुआ है। और वो वही रुका नहीं काफिला, वो सफ़र आगे बढ़ा। उन्होंने फिर अगली किताब उन बच्चों के माता पिता के लिए भी लिख दी। तो प्रधानमंत्री जी रुकने वाले नहीं हैं, न थकते हैं न रुकते हैं। तो और बच्चों के अलावा मेरे से उन्होंने किसी और विषय पे बात नहीं की। जो ऑरा की बात आपने कही, आप सौर मंडल में मानती, तो सूरज की इर्द गिर्द घूमने वाले सभी ग्रहों को सूरज की रोशनी मिलती है, तो वो सूरज। अब ये हमारे ऊपर है कि हमारा सोलर पैनल उस सूरज से कितनी ऊर्जा आत्मसात कर पाएगा और उसको अपनी एनर्जी में परिवर्तित करके काम कर पाएगा। पर सूरज की ऊर्जा, सूरज की रोशनी सबके लिए बराबर है। हमारे सोलर पैनल की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि हम उससे कितना ले पाते हैं। वो तो लुटाने बैठे। अच्छा, मदरसों को लेकर आजकल बहुत सवाल भी उठ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से मेरी बात हुई, तो सोचिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होने के बावजूद वो कह रहे थे कि बंद करो, लूट बाजारी चल रही है, अड्डा बना लिया है। मुझे जानना है कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते क्या है? एक तो आप पहले मुझे ये बताइए कि पढ़ते क्या है वो? जिस सूरज से बात आगे बढ़ाते हैं, मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं कि इंसान को जो बनाया वो मनुष्य के रूप में उसको मांस के लोथड़े से बना दिया गया, या फिर पृथ्वी चपटी है। हाँ, धरती चपटी है। 30 बच्चों की क्लास में
2 बेंच खाली इसलिए छुड़वा दी जाती हैं ये बता के कि इन पे जन्नातों के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बताया जाता है कि जो टाई लगाने वाले बच्चे स्कूल जाते हैं वो गलत है, क्योंकि टाई तो क्रॉस का सिंबल है और एक मुसलमान को क्रॉस का सिंबल नहीं पहनना टाई चाहिए। क्रॉस का सिंबल है? यस, ये मदरसे में बताया जाता है, इसके डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। मदरसे में यह भी बताया जाता है, बाहिश्ती जेवर नाम की किताब पढ़ाई जा रही थी अशरफ अली थानवी की। क्या लिखा था उसमें? उसमें ये लिखा था कि अगर माइनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना है तो क्या क्या कायदे हैं उसके। एक कांग्रेस के नेता थे मौलाना किफायतुल्लाह, पाकिस्तान ने उनकी किताब छापी है, बिहार के मदरसे में पढ़ाई जा रही थी, हमने पकड़ी है। उसमें लिखा था कि एक खुदा के अलावा किसी और को जो मानेगा वो काफिर है। काफिर है।